Bismillahirrahmanirrahim. Care for business law lecture 43 और हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट इंशाल्लाह आज और कल के लेक्चर से मिलाकर हो जाएगा। हम पढ़ रहे चैप्टर 13 बेसिकली किसके बारे में राइट्स एंड ड्यूटीज के यानी किन के राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर के किसके बारे में पार्टनर के अदर पार्टनर यानी आपस में राइट्स है। अब है पार्टनर के थर्ड पार्टी से राइट। अब उसमें मैं देखा था कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है और रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है। मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए आसानी होगी कि एम्प्लॉयड अथॉरिटीज बेसिकली वो अथॉरिटी होती है जो अकेला पार्टनर कर सकता है, अकेला कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब आप ये लिखें कि सारे पार्टनर्स मिलकर वो काम कर सकते हैं। यानी अगर कोई प्रीमियम पर प्रॉपर्टी बेचनी है सारे मिलकर बेचेंगे। अगर कोई केस करना है तो कौन कर सकता है? अकेला पार्टनर केस कर सकता है लेकिन ड्रॉ कर सकता है उस केस को। कोई लाइब्रेरी क्लेम कर सकता है, कोई आप जो उसका क्लेम है उसको विड्रॉ कर सकता है। क्लेम विड्रॉ करना क्या यार चलो फाइन करना फाइन बस दो तो मैं 10 आ गया। ये अकेला पार्टनर नहीं कर सकता, सारे पार्टनर्स मिलकर के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसी के साथ दो अथॉरिटीज ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ये दो चीजें रहेंगी। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और अथॉरिटी इमरजेंसी। पहले मैं बात करता हूं अथॉरिटी इन इमरजेंसी। द एडिटिव को बताइएगा एजेंसी वाला चैप्टर याद है, प्रिंसिपल रीजन वाला। क्या एजेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता था? शर्त क्या थी? इमरजेंसी कौन सी हो? क्लियर हो, अनेबल क्या हो? अनेबल टू कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल हो। एंड तीसरी बात मुनाफा कमा के देना है या लॉस प्रिवेंट करना है? लॉस प्रिवेंट करना है। ये भी तीनों शर्तें यहां पे अप्लाई की। अथॉरिटी इन इमरजेंसी में लिख दो सेम एज एजेंसी। सारे लिखने में चुके हैं। सेम एज एजेंसी रेफर कर दीजिए। कैश पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है बस वही तीन शर्तें पूरी कर ली। तीन शर्त दोबारा सुन ले। नंबर 1 क्या था? इमरजेंसी। अच्छा ये क्या इसका क्या मतलब है? इमरजेंसी रियल हो, ये इल्यूजनरी ना हो, इमेजिनरी ना हो, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस करती हो। पास्ट का सवाल क्वेश्चन, अगर किसी एक पार्टनर को एजेंट को ये लगे कि फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मार्केट प्राइस चेंज होने जा रही है फ्यूचर में, तो वो आज ही चीज को बेचते हैं। क्या इमरजेंसी रियल है? ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का दूसरा नाम है अपैरेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी का एस्टॉपल की मैंने किस सूरत में पढ़ लिया था एस्टॉपल वाला? ऑस्टेंसिबल पार्टनर क्या होता है? ऑस्टेंसिबल सर अब रिप्रेजेंटेशन दे देना कि ये मेरा पार्टनर है जबकि रह जो आपका पार्टनर नहीं था तो क्या पार्टनर बन गया? रिप्रेजेंटेशन दे देना कि ये मेरा एजेंट है जबकि रह वो एजेंट नहीं था, क्या एजेंट बन गया? और उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर थर्ड पार्टी उस एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो क्या प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं? यही कांसेप्ट है। थर्ड पार्टी से हमने कहा कि ये मेरा पार्टनर है जबकि रह मेरा पार्टनर नहीं था। थर्ड पार्टी ने इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद इसको हमारा पार्टनर मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये पैसे लेके भाग गया। क्या हम हमारी फॉर्म ऑफ लायबल होगी नहीं होगी? यस। कौन सा पार्टनर है? कौन सी पार्टी है? ऑस्टेंसिबल या फिर अपैरेंट या फिर एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल पढ़ा ही नहीं पढ़ा? टाइप्स ऑफ पार्टनर है कि पार्टनर बाय एस्टॉपल है कि नहीं है? यस, पार्टनर बाय एस्टॉपल। ये कॉन्सेप्ट भी मिलता जुलता है इसके साथ एजेंट वाले कॉन्सेप्ट के साथ, एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ये दो बातें रह गई थी अथॉरिटी बेस में। तो बेसिकली अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में चार बातें: एम्प्लॉयड अथॉरिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। और यहाँ पे आप मेरे लिए सर क्या इंपॉर्टेंट है? क्या एम्प्लॉयड वाला इंपॉर्टेंट है या ये बाकी इक्वली इंपॉर्टेंट है? इक्वली इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आएगा, यहाँ से केस स्टडी आएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का सवाल आने का चांस बहुत कम है। चैप्टर 13 से मोस्टली केस स्टडी ही आती है, मोस्टली केस स्टडी आएगी। हाँ 12 से हो सकता है पूछते हुए बताए राइट्स क्या हैं, बताए ड्यूटीज क्या हैं, क्वालिफाइड ड्यूटीज क्या हैं, एब्सोल्यूट ड्यूटीज क्या हैं, पूछ सकता है सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इस तीन में से इन चारों में से एम्प्लॉयड अथॉरिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और अथॉरिटी इन इमरजेंसी दो तरह की बात कौन सी है? दो तरह की बात। दो तरह की बात मतलब क्या है? पार्टनर को भी मसला हो सकता है, फर्म को भी हो सकता है।
भागेगा थर्ड पार्टी इसको जिम्मेदार ठहरा सकती है। कि आप चुप रह के तो कि आपने एडमिट कर लिया पार्टनर है, तो हम किसी भी पार्टनर पे केस कर सकते हैं, हम आप पे केस कर सकते हैं, बिल्कुल केस कर सकते हैं। जो किसे कहते हैं दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब ये होता है कि अगर तलवार से आप ऐसे कट करेंगे ऐसे करेंगे तो कट करेगा, दो धारी होती है। आप समझे इसको दो धारी तलवार से कहते हैं। आगे आ जाइए कॉन्सेप्ट पे। नोटिस या रिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट ऑफ नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ध्यान रखिए पहले इफेक्ट ऑफ नोटिस से पहले मैं चाहता हूं पहले ये पढ़िए लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। हमने तो पढ़ी है ना अथॉरिटीज में। अब लायबिलिटीज देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्या लायबिलिटीज राइज है। वन का वन पढ़ते हैं। इसको पहले देखिएगा हेडिंग देखिए लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म। क्या एक्ट ऑफ फर्म का मतलब है एक्ट ऑफ पार्टनर? क्या फर्म क्या एक्ट ऑफ पार्टनर के एक्ट से फर्म लायबल है? क्या फर्म के एक्ट से पार्टनर लायबल है? यस बिल्कुल लायबल है। क्या देखिएगा एक्ट ऑफ फर्म में क्या कहते हैं? ये सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं फर्म की वजह से या कोई एक होता है? याद रखिए कौन से पार्टनर लायबल है? एवरी पार्टनर लायबल। पहली बात लायबिलिटी क्या पार्टनर्स की? पार्टनर्स की लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? आप अगर पार्टनर एक लेके यार नहीं मैं तो 10 लाख रुपए लेकर आया था तो मैं नुकसान में 10 लाख ले भरूंगा, बाकी पैसे जेब से बस ले लायबल नहीं होगा तो क्या वो ठीक है? लायबिलिटी लिमिट किस केस में होती है? कंपनी के केस में होती है। पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी हमेशा हर पार्टनर लायबल है और फॉर होल डेट लायबल है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड हां वो इन डेप्थ की बात है कि जो पार्टनर इजाफी लॉस बेयर कर रहा है वो इजाफी लॉस फिर रिमेनिंग पार्टनर से बाकी रिकवर करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी को यही कह रहे हैं मैं इतने का लायबल हूं इतने का लायबल नहीं। थर्ड पार्टी को आप फॉर होल लॉस लायबल है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर लायबल है, अनलिमिटेड लायबल है। और इसका मतलब ये सुन ले लास्ट में लिखिए पार्टनर पेइंग मोर कैन क्लेम रीइंबर्समेंट फ्रॉम अदर पार्टनर्स। इसका मतलब क्या? तीन पार्टनर्स है ए बी सी, तीनों का क्या वो लॉस है 3 लाख। अब तीनों ने 1-1 लाख का लॉस देना पड़ा। थर्ड पार्टी ने पार्टनर ए को बोला कि तुम ही 3 लाख दो, ए देगा 3 लाख। ए ने कितना ज्यादा पे किया? वो 2 लाख ज्यादा किस किस से रिकवर करेगा? पार्टनर बी और पार्टनर सी से। ये बात तो हम जॉइंट प्रॉमिस के केस में पढ़ चुके थे। क्या दोबारा बात क्या बात पूछी थी? टुवर्ड्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी में 3 बातें क्या हैं? हर पार्टनर लायबल है, सारी अमाउंट के लायबल है, जो इजाफी पे करेगा वो बाकी पार्टनर से रिकवर करेगा। हेडिंग क्या है? लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म। लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म में 3 बातें क्या हैं? पहली बात हर पार्टनर लायबल है, इजाफी अमाउंट रिकवर करेगा किससे? बाकी पार्टनर। ठीक है बात गुड। आगे नंबर 2 लायबिलिटी ये तो मजे आ गए और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। याद है एग्जांपल पार्टनर आज हमारा केस है, केस की सुनवाई है तो तुम चले जाना वकील के साथ अदालत में। अदालत में अगर मौजूद कोई पार्टनर ना हुआ तो जज हम पे फाइन लगा देगा और जिस पार्टनर के जिम्मे काम लगाया था वो पार्टनर सोता रहा और नहीं किया तो आप पे फाइन लग गया। क्या रॉन्गफुल एक्ट है कि नहीं? क्या फर्म अदालत को फाइन पे करने की पाबंद है? लेकिन फर्म ये पैसे किससे रिकवर करेगी? उस एक पार्टनर से जिसकी नेग्लिजेंस थी, जिसकी लापरवाही थी। इससे मिलता जुलता एक और एग्जांपल मैंने बताया बिजली के बिल वाली बात कि पार्टनर आज आखिरी दिन है इस बिजली के बिल का, ये पैसे पकड़ो और फर्म के बिजली का बिल जमा करा दो। पार्टनर घर जाके सो गया और बिल जमा नहीं कर सका तो सरचार्ज हुआ, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी। ये एक्स्ट्रा पेमेंट रॉन्गफुल एक्ट है कि नहीं? क्या वो पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट के लिए पर्सनली लायबल होगा अदर पार्टनर्स को? यस। बड़े पॉइंट एक बार फर्म लायबल है किसको? थर्ड पार्टी को। फिर पूरा का पूरा लॉस फर्म किससे रिकवर करेगी? गिल्टी पार्टनर। गिल्टी पार्टी से मतलब गिल्टी पार्टनर। गिल्टी पार्टनर जो सो गया था या जो अदालत नहीं पहुंचा, जिसकी गलती थी, इसकी गलती। इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई एग्जांपल दे सकते हो? रॉन्गफुल एक्ट के हवाले से कोई एग्जांपल? रॉन्गफुल एक्ट फ्रॉड किस पास है? तो कौन से कोई एग्जांपल देना दीजिए। टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ईओबी की टैक्स रिटर्न फाइल करनी। तो एक पार्ट होगा कि टैक्स का काम हमारा इसकी रिटर्न बना के फाइल करो और जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दो फर्म के अकाउंट से। उस पार्टनर ने देरी कर दी और देरी करने की वजह से एक्स्ट्रा मजीद टैक्स पे करना पड़ा।
क्या वो मजीद टैक्स रिकवर फर्म करे? क्या फर्म एफआईआर को टैक्स पे करेगी? जो मजीद एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा क्या फर्म रिकवर करेगी बिल की वजह से? बिल्कुल करेगी। रॉन्गफुल एक्ट हो गया। रॉन्गफुल एक्ट दो बातें क्या है? फर्म थर्ड पार्टी को लायबल है और गिल्टी वाला किसको लायबल है? पहले हेडिंग क्या थी? लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म, लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर या एक्ट ऑफ फर्म, एक्ट ऑफ पार्टनर। लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म की बात क्या थी? कौन लायबल है? हर पार्टनर। कितनी अमाउंट के लिए? सारे अमाउंट के लिए। और जो एक्स्ट्रा पे किया किससे रिकवर कराएगा? बाकी पार्टी से। रॉन्गफुल एक्ट में क्या है? थर्ड पार्टी को कौन लायबल है? फर्म को कौन लायबल है? गिल्टी पार्टी, गिल्टी पार्टी, गिल्टी पार्टी। नंबर 3 ये भी है इसमें लायबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी। किसके पैसे? फर्म के पैसे। मिस एप्लीकेशन ऑफ फर्म के पैसे या मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी कौन कर रहा है? बाय द पार्टनर। पार्टनर ने फर्म के पैसे, पार्टनर ने फर्म के पैसे थे या फिर फर्म की प्रॉपर्टी थी, उसको जो है मिस अप्लाई किया, फर्म के पैसे पर्सनली इस्तेमाल कर लिए, क्या पार्टनर लायबल है? फर्म की प्रॉपर्टी पर्सनली इस्तेमाल करें, क्या पार्टनर लायबल है? पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म में इस्तेमाल की, फर्म लायबल है? पार्टनर के पर्सनल पैसे फर्म में इस्तेमाल करें, क्या फर्म लायबल है? ये तो कॉमन सेंस की बात है, वैसे जो करेगा बहुत करेगा। अच्छा अब जरा एक प्रश्न बात करते हैं। पार्टी ए ने ध्यान सुनिएगा, आपने मुझे बताया घूस लाया फर्म या पार्टनर। पार्टी ए ने फर्म को लोन दिया, लोन देते वक्त पार्टनर ए मौजूद था, की पार्टनर ए, पार्टनर ए ने लोन रिसीव किया और पैसे लेके भाग गया, कौन लायबल है? पार्टी को कौन लायबल है? कौन लायबल होगा? फर्म लायबल। कौन लायबल होगा? फर्म। बैंक ने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया, लोन देते वक्त बैंक पे गया था पार्टनर ए और बैंक से पैसे लेके फर्म नहीं आया, डायरेक्ट दुबई भाग गया। अब बताएं बैंक को कौन लायबल है? फर्म लायबल है। उसी में बोलिए फर्म लायबल है, फर्म में कौन बैठा है? पार्टनर बी और सी। अच्छा पार्टनर बी और सी के पास फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? वो ए से रिकवर करा सकते हैं, ठीक है, ठीक। पार्टनर ए ने कस्टमर को चीज बेची, कस्टमर ने कहा रुको मैं वॉलेट इधर को लाऊं, मैं पैसे लेकर आता हूं। पार्टनर वेट करता कस्टमर नहीं आया, जैसे ही पार्टनर एक खाना खाने के लिए रुका तो कस्टमर आ गया और कस्टमर आ गया, उसने पैसे रखे। जब पार्टनर के वापस आया ना तो उसे देखा कि टेबल पे पैसे पड़े हुए, टेबल पे पैसे पड़े हुए। क्या कह सकता हूं कि फर्म ने पैसे रिसीव कर लिए या नहीं किए? या जरूरी है कि एक के हाथ में से लिए? नहीं, फर्म ने रिसीव कर लिए पैसे, फर्म ने रिसीव कर लिया। अगर फर्म के पास पैसे आ गए तो जरूरी नहीं है कि पार्टनर ए को दिया जाए, पार्टनर बी को रिसीव कर सकता है। पार्टनर हां पार्टनर तो आगे तो पैसे निकल कर इट मींस कि पार्टनर बी ने रिसीव कर लिए पैसे, पार्टनर सी ने चीज बेची, पार्टनर ए ने पैसे रिसीव किए, पार्टनर बी ने। तो ए कहता है कि यार तुमने बी को पैसे क्यों दिए? तुमने तो चीज मैंने बेची थी। तो आगे से पार्टी क्या कहेगी? भाई साहब मैंने आपको पर्सनली आपसे नहीं खरीदी, मैंने आपके फर्म से खरीदी थी। तो फर्म से खरीदने का मतलब क्या? हम एक पार्टनर से खरीद सकते हैं, दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। अब 20 का मतलब है दूसरे ने पेमेंट रिसीव कर ली, 20 पूरी फर्म ने पेमेंट रिसीव कर ली है, दूसरा पेमेंट रिसीव करके भाग गया। तो क्या पार्टनर ए कस्टमर को कहेगा मुझे पैसे दोबारा दो? नहीं। आप एडमिशन कराने हैं तो आपके साथ आपकी डील हुई वकास साहब के साथ, फीस देते वक्त वकास साहब नहीं बैठते बल्कि बैठे हुए थे लेट्स सपोज लाला बैठा हुआ, एज्यूम सब पार्टनर प्रैक्टिकली के लोगों से पार्टनर है। अब बात आती है वकास साहब, पैसे आपने दिए लाला को, वकास साहब कहेगा दोबारा फीस दो। लाला को एडमिशन मैंने किया तो लाला को भाई लाला भी तो पार्टनर, आप भी तो पार्टनर, बेशक बात एक पार्टनर से हो, पैसे दूसरे पार्टनर को दे दे, इट मींस कि फर्म ने पैसे रिसीव कर लिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? लाला पैसे लेकर भाग गया, लाला पैसे लेकर भाग गया, क्या आप दोबारा फीस पे करेंगे? आपने बैंक में पैसे रखवाए, बैंक का ब्रांच मैनेजर पैसे लेकर भाग गया। अब बताएं, अब बैंक वाले कह रहे हैं ब्रांच मैनेजर को पकड़ो, अब ब्रांच मैनेजर को पकड़ेंगे बैंक से करवाएंगे, बैंक से निकलो, ये कौन सा बैंक से? फर्म को पैसे दिए, फर्म का पार्टनर पैसे लेके भाग गया, अब आप पार्टनर पे केस करेंगे, फर्म पे करेंगे, फर्म पे करेंगे, फर्म पे। अब बस वही ये तीन केसेस थे बेसिकली, एक लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ फर्म, रॉन्गफुल एक्ट और मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। ये देखो हेडिंग से पता चल रहा है आपको कि मिस एप्लीकेशन बना दिया कि आपने मिसयूज किया। तो अगर पार्टनर ने मिसयूज किया तो फर्म को लायबल है, फर्म ने मिसयूज किया तो पार्टनर को लायबल है। बेसिकली यहाँ
पे अगर आप इन डेप्थ सोचो ना तो एक्ट जो है ना पार्टनरशिप एक्ट वो थर्ड पार्टी को इनोसेंट है। अगर देखा जाए इनोसेंट मींस कि देखो ये आपके पार्टनर्स के साथी झगड़ों की वजह से थर्ड पार्टी की लायबिलिटी पे या राइट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। आप आपस में लड़ पड़े और पैसे लेके भाग गए आपको तो बता, तो थर्ड पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है उसमें, तो आप तीनों को एक साथ पैसे लिए थे, तो अब बाकी जो रिमेनिंग दो है उस थर्ड पार्टी को ये अमाउंट को करेगा। थर्ड पार्टी को ज्यादा सेफ साइड पर रखा गया। इज दैट क्लियर? ये रहेगा हमारा इफेक्ट ऑफ 40 से रिप्रेजेंटेशन। सुनिए देखो नोटिस रिप्रेजेंटेशन, हमने नोटिस वाली बात पहले इस चैप्टर में पार्टनर की पढ़ी है कि पार्टनर ने नोटिस देना होगा। देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप? नंबर 1 पार्टनरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप एट विल। इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप notice is required, partnership at will and consent is required। किसी ने छोड़ के जाना है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, कुछ भी रहेगा और किसी ने छोड़ के जाना है